वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स हैं कि उसमें क्या क्या क्लासेस शामिल होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये 4 डिफरेंट सेक्शंस के अंदर क्लासेस की डिटेल मेंशन है। सेक्शन 26 टू 29 यानी सेक्शन 26, 27, 28 एंड 29। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले एक बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हर क्लास को सेपरेटली देखेंगे। नेम क्लास, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, लाइबिलिटी क्लास, ऑथराइज कैपिटल क्लास और एंड में अंडरटेकिंग या सब्सक्रिप्शन क्लास, जिसके थ्रू जो सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम है वो मेमोरेंडम एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं। तो वन बाय वन इन स्टेप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें बहुत सारी क्लासेस होती हैं और उसमें वैरायटी ऑफ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है, यानी हर क्लास जो है वो एक डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। जैसे अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो जो नेम होगा उसमें प्राइवेट लिमिटेड आ रहा होगा, गारंटी लिमिटेड कंपनी में नाम के अंदर गारंटी लिमिटेड आ रहा होगा एंड सो ऑन। तो ये टाइप ऑफ कंपनी और बिजनेस ऑफ कंपनी क्या है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। 6 टाइप ऑफ क्लासेस जो हैं वो यूजुअली इंक्लूड की जाती हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। उन 6 क्लासेस को अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नेम क्लास की बात करते हैं। तो जो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि मेमोरेंडम में नेम क्लास होनी चाहिए और जो नाम होगा कंपनी का उसके अंदर जो एडिशन किया जाएगा वर्ड्स का, यानी नाम जो भी है, नेम एबीसी है, नेम एक्सवाईजी है, नेम केएलएम है, एंड में जो एडिशन किया जाएगा वो डिफरेंट टाइप की कंपनीज के लिए लॉ में गिवन है। यानी अगर पब्लिक कंपनी होगी तो उसका नाम के एंड में लिमिटेड आएगा। लेट्स से कि एबीसी नाम है कंपनी का तो एबीसी लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी है वही तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। सिंगल मेंबर कंपनी है तो एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। गारंटी लिमिटेड कंपनी है तो एबीसी गारंटी लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनी है तो एबीसी अनलिमिटेड। तो बेसिकली जो भी नाम होगा उसके एंड में टाइप ऑफ कंपनी के हिसाब से एक जो एंडिंग वर्ड ऐड किया जाएगा जो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा कि इस कंपनी की जो लाइबिलिटी है उसकी टाइप क्या है। नेक्स्ट हमारे पास रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास है। रजिस्टर्ड ऑफिस बेसिकली हर कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये एक किस्म का लीगल एड्रेस होता है। इसी एड्रेस पर कोई लीगल डॉक्यूमेंट जो है कंपनी को भेजा जा सकता है। और अगर आप एक प्रॉपर नोटिस भेज देते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी पर तो समझा जाता है कि वो एक प्रॉपर लीगल कम्युनिकेशन हो गई है। तो जिस तरीके से हम जो इंडिविजुअल्स हैं हमारे शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी एक मुस्तकिल पता होता है, परमानेंट एड्रेस होता है जो कि लीगल पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह कंपनीज को क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन समझा जाता है तो इनका भी एक कम्युनिकेशन एड्रेस है विच इज़ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। तो रजिस्टर्ड ऑफिस की जो क्लास है उसके अंदर डिटेल एड्रेस नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ आप कह लें कि एक जनरल लोकेशन होती है। तो वो लोकेशन किस तरीके से बताई जाती है वो देखते हैं। क्लास शेल स्टेट द प्रोविंस, जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, और द पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस। अब इसके अंदर बेसिकली क्या आ सकता है? इस्लामाबाद आ सकता है और जो टेरिटरी है गिलगित बिल्तिस्तान की वो भी इसके अंदर शामिल हो सकती है। तो बेसिकली आपने डिटेल एड्रेस नहीं बताना होता, इसमें आपने बताना होता है कि प्रोविंस कौन सा है और अगर प्रोविंस के अलावा कोई हिस्सा है पाकिस्तान का जहां पर आप रजिस्टर्ड ऑफिस बना रहे हैं जैसे इस्लामाबाद या गिलगित बिल्तिस्तान में, तो उसकी डिटेल बतानी होती है। बेसिकली इस क्लास का मकसद ये होता है कि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सी हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन उस कंपनी के ऊपर आएगी। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कोयटा के शहर में है किसी भी जगह पर उसमें, तो उस पर जो क्लास होगी वो होगी कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी शैल बी सिचुएटेड इन प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। तो फिर अगर इस कंपनी से रिलेटेड कोई भी केस होगा वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर डील होगा। इसी तरह अगर रजिस्टर्ड ऑफिस लाड़काना में है तो सिंध हाई कोर्ट जो है उसको डील करेगी और सारे केसेस सिंध हाई कोर्ट में होंगे, इसलिए प्रोविंस ऑफ सिंध बताया जाएगा। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस अगर जैसे मुल्तान में है, उकाड़ा में है, लाहौर में है तो फिर प्रोविंस ऑफ पंजाब बताया जाएगा। और रजिस्टर्ड ऑफिस अगर जैसे एबटाबाद में है या पेशावर में है तो खैबर पख्तूनख्वा नाम लिखा जाएगा। लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस अगर इस्लामाबाद में है तो वो किसी प्रोविंस का नाम नहीं आएगा बल्कि ये बताया जाएगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी शैल बी सिचुएटेड इन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो जो प्रपोज कंपनी होती है उसका जो जिस एरिया में रजिस्टर्ड ऑफिस आप प्रपोज कर रहे हैं कि किस जगह पर आप बनाएंगे
उसका आप लिखते हैं। और बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि रजिस्टर्ड ऑफिस की बेस पर ही ये डिसाइड होता है कि कौन सी कोर्ट के अंदर उस कंपनी से रिलेटेड केसेस जो हैं वो डील होंगे, किसकी जुरिसडिक्शन होगी। तो इसकी बेस पर जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट आइडेंटिफाई की जाती है। सेकंड क्लास रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास हो गई। अब थर्ड क्लास की तरफ चलते हैं। थर्ड क्लास प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास है। एक किस्म का ये बिजनेस बताते हैं कि जी ये जो कंपनी है ये बिजनेस क्या करेगी। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की जो डेफिनेशन लॉ में गिवन है वो ये है कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मीन्स द बिजनेस इन विच सब्सटेंशियल एसेट्स आर हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड। भाई अभी कंपनी नहीं बनी तो ऑलरेडी तो एसेट्स नहीं होंगे, अभी बिजनेस वो ऑलरेडी अगर नहीं कर रहे। सब्सटेंशियल रेवेन्यू इज अर्नड और लाइकली टू बी अर्नड। अब ये दो चीजें आ गई, एक एसेट आ गया, एक रेवेन्यू आ गया। तो अगर दोनों में डिफरेंट है तो फिर क्या होगा कि विच एवर इज हायर। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं। कंपनी है जिसका हमारे पास डाटा है TSF मिल्स लिमिटेड। तो ये बिजनेस करने के लिए मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल, शुगर एंड फ्लोर प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे हैं। तो इनकी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन हमें गिवन है। अच्छा, प्रोजेक्शन का मतलब है कि ये जो इन्होंने कोई फिजिबिलिटी बनाई होगी और उसमें एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अगले कुछ सालों में इनके एवरेज रेवेन्यूज और एसेट्स क्या चलेंगे। तो एस्टिमेटेड अमाउंट हैं। उसकी बेस पर अगर हम देखते हैं तो जो सब्सटेंशियल एसेट्स हैं वो टेक्सटाइल के अंदर ये होल्ड करेंगे। लेकिन अगर हम रेवेन्यू पे बात करें तो जो सब्सटेंशियल रेवेन्यू इनका अर्न होगा वो इनको अर्न होगा शुगर के बिजनेस से। तो यहां पर हम जब बात करते हैं कि विच एवर इज हायर, सो इनकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ शुगर बेसिकली कहलाएगी। तो ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगी। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बेसिकली एक बिजनेस होगा, उस बाकी मजीद बिजनेसेस भी एक कंपनी कर सकती है अगर वो लॉफुल है। तो इस पर हम मजीद गाइडेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आइडेंटिफाई करनी है। जब आइडेंटिफाई कर ली तो अभी क्लास में कैसे लिखी जाएगी इस पर बात करते हैं। तो एक तो लॉ कंपनी को एक परमिशन देता है कि अ कंपनी मे कैरी ऑन और अंडरटेक एनी लॉफुल बिजनेस और एक्टिविटी and do any act or enter into any transaction being incidental and ancillary thereto। इंसिडेंटल कहते हैं जो किसी चीज से रिलेटेड हो, एंसिलरी होता है कि जो उसके साथ आप बेनिफिशियली कर सकते हैं। जैसे जो शुगर मिल्स हैं तो जो शुगर केन का वेस्ट बचता है उससे बिजली बनाने का काम भी कर सकती हैं। इसी तरीके से जब शुगर मिल्क में एक जो है ना बाय प्रोडक्ट बचता है मोलेसिस, तो उससे बाद में जो है स्प्रेट और जो है मेडिसिन वगैरह के लिए अल्कोहल बनाई जा सकती है। तो जो मजीद ट्रांजेक्शन ये बिजनेसेस कर सकते हैं जो कि इंसिडेंटल यानी रिलेटेड हों या एंसिलरी हों यानी उसके साथ बेनिफिशियली किए जा सकते हैं, तो वो भी ये कर सकते हैं विच इज नेसेसरी इन अटेनिंग इट्स बिजनेस एक्टिविटीज, जो उसकी बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए जरूरी है। यानी आपको एक एक बात प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेन प्रिंसिपल लाइन बताएंगे और उससे रिलेटेड जो बाकी काम है वो आप कर सकते हैं। एक और रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है और आपकी कंपनी का जो नाम है ये मैच करना चाहिए। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी शैल बी मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये क्लास बन गई। विच शैल ऑलवेज कमेंसरेट विद द नेम ऑफ कंपनी, यानी जो कंपनी का नाम है और जो उसकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है ये आपस में मैच करते हो, ये एक दूसरे के साथ इनकंसिस्टेंट ना हो, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो, लॉजिक बनती हो कि ये जो नाम है और ये जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है ये इसमें कुछ रिजेंबलेंस है, इसमें कुछ इंडिकेशन है एक दूसरे की। एग्जाम्पल एक देखते हैं। A proposed company's principal line of business is manufacture and sale of textile product। अब principal line क्या है? Textile product। One of the subscriber of memorandum has suggested name TSF Consultancy Limited। अब देखें काम टेक्सटाइल का है, नाम में वर्ड कंसल्टेंसी आ रहा है, तो ये दोनों चीजें अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ये नेम अप्रोप्रिएट नहीं होगा बिकॉज इट डज नॉट कमेंसरेट विद द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। अगर एक कंपनी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास को चेंज करना चाहे तो वो चेंज भी कर सकती है और चेंज रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करना होता है 30 डेज में। तमाम क्लासेस का जो चेंज का प्रोसेस है वो अलग सेक्शंस में गिवन है, तो हम उसको बाद में कवर कर रहे होंगे। फिर हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शंस की, क्योंकि यहाँ पर परमिशन की बात आई। तो परमिशन जब थी तो कोई भी लॉफुल बिजनेस कर सकते हैं, रिलेटेड कर सकते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उससे जो एंसिलरी हो बेनिफिशियल हो वो कर सकते हैं। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या है? कंपनी शैल नॉट इंगेज इन बिजनेस विच इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान का कोई लॉ किसी बिजनेस को मना करता है तो वो कंपनी वो वाला काम नहीं कर सकती। ये बात तो वही है जो ऊपर भी लॉफुली का है, तो इसका मतलब है अनलॉफुल काम तो नहीं कर सकते।
जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो है कि रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन अनलेस नेसेसरी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन परमिशन और अप्रूवल हैज बीन ऑब्टेन्ड और कंप्लायंस विद एनी अदर कंडीशन हैज बीन मेड। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे अगर आपने पाकिस्तान में टेलीकॉम कंपनी बनानी है तो आपको पीटीए से लाइसेंस लेना होगा, आप फिर उसको प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपने बैंकिंग बिजनेस करना है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस लेना होगा। तो ये वो बिजनेसेस हैं जो रिस्ट्रिक्टेड कहलाते हैं, यानी ये नहीं होता कि जिसका दिल करे वो उठे और ये बिजनेस कर ले। इसके लिए आपको रेलिवेंट जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, और उसके बाद आप उस लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक वो बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वो रेलिवेंट लाइसेंस या परमिशन और या अप्रूवल नहीं है तो फिर कंपनीज एक्ट आपको मना कर रहा है कि आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में वो चीज शामिल नहीं करेंगे और ना ही उस टाइप के बिजनेस में इंगेज होंगे। अब कंपनीज एक्ट 2017 जब आया तो ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम आया। इससे पहले इससे मिलती जुलता ही कॉन्सेप्ट था एक, जिसे ऑब्जेक्ट क्लास कहते थे। तो इस लॉ ने एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए रूल बनाया कि वो कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2017 के इफेक्टिव होने से पहले रजिस्टर्ड हो चुकी थी वो अपने पुराने मेमोरेंडम के साथ कंटिन्यू कर सकती हैं। उनकी जो पुराने मेमोरेंडम के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास है प्रीवियस लॉ के मुताबिक, उसी को प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास समझा जाएगा। यानी जितनी पुरानी कंपनीज हैं उनको अपनी क्लास को चेंज करने की, अपने मेमोरेंडम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और वो उस पुराने मेमोरेंडम के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं। उनकी पुरानी ऑब्जेक्ट क्लास को ही प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास समझ लिया जाएगा। तो ये 3 क्लासेस हो गई। फोर्थ क्लास हम देखते हैं लाइबिलिटी क्लास। ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना क्लास है कि अगर तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है तो लाइबिलिटी क्लास में आप सिंपल सा 1 लाइन का एक सेंटेंस लिखेंगे, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। और अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो तब भी एक सेंटेंस लिखेंगे कि लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। तो लाइबिलिटी लिमिटेड है तो वो बता दें और अनलिमिटेड है तो वो बता दें। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में एक एडिशनल सेंटेंस भी रिक्वायर्ड है। ये सिर्फ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में है, यानी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ये भी है और फिर एडिशनल सेंटेंस भी है जिसमें यह बताया जाएगा इज एडेड टू क्लैरिफाई द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। यानी अमाउंट ऑफ गारंटी बताएंगे। तो अमाउंट ऑफ गारंटी बता देंगे कि जी ये जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है इसके मेंबर्स जब ये कंपनी वाइंड अप होगी तो वो कितनी गारंटी दे रहे हैं, किस एक्सटेंट तक वो इसकी लायबिलिटीज के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा जो बता देंगे। ये भी 1 पैराग्राफ के अंदर अमूमन ये जो अमाउंट्स हैं ये मेंशन कर दी जाती हैं और इसकी जो डिटेल है वो दे दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल क्लास है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्लास सिर्फ उन कंपनीज में होती है जिनमें शेयर कैपिटल होता है, यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और गारंटी कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल। दिस क्लास कंटेन्स द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी प्रपोजेस टू बी रजिस्टर्ड। यानी इसके अंदर आप जो है अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बताएंगे एंड द डिवीजन देयर ऑफ कि उस पूरे शेयर कैपिटल को आप कितने हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, इनटू शेयर के कितने शेयर्स के अंदर कर रहे हैं। इसकी अगर हम एक एग्जांपल देखें तो ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी शैल बी 70 मिलियन। ये है अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू 7 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, डिवीजन देयर ऑफ शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। तो फिक्स्ड अमाउंट कितनी है एक शेयर की, 10 रुपीज। तो 3 बातें बेसिकली आपने इस क्लास में बतानी होती हैं कि आपका टोटल शेयर कैपिटल कितना है, वो कितने शेयर्स में डिवाइडेड है और एक शेयर की फिक्स अमाउंट कितनी है। तो ये 10 रुपीज भी हो सकती है, 100 रुपीज भी हो सकती है और नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी अपनी चॉइस के रख सकती है। लेकिन इस क्लास की इंपॉर्टेंस ये है कि ये वो जो जितने शेयर इसमें मेंशन होते हैं ये वो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जितने एक कंपनी में सब्सक्राइब किए जा सकते हैं। एक कंपनी उतने शेयर्स इशू कर सकती है और इतने शेयर्स इशू करके पैसा उसके पास आ सकता है। तो ये जरा सोच समझ के करनी चाहिए क्योंकि बार बार वैसे तो ये क्लास भी अल्ट्रेशन हो जाती है, आप इसके अंदर शेयर कैपिटल को बाद में एनहांस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी लॉ का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है जो फॉलो करना पड़ेगा और हम आगे पढ़ेंगे। तो इस क्लास के अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि आप बाद में बढ़ा लें, लेकिन बेहतर होता है कि मजीद कम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर में जाने के बजाय शुरू से ज़रा सोच लें कि आपकी कंपनी किस लेवल तक जाएगी इन द नियर फ्यूचर और उस हिसाब से शेयर कैपिटल रख लें। बहुत ज़्यादा शेयर कैपिटल भी रखेंगे तो भी प्रॉब्लम है क्योंकि कंपनी की जो फीस डिसाइड होती है रजिस्ट्रेशन की वो इस कैपिटल की अमाउंट की बेस पर ही हो रही होती है। इसी क्लास के अंदर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ये भी मेंशन करते हैं कि वो कम से कम एक शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी में लेंगे।
सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम कौन लोग होते हैं? जो एक कंपनी को के डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार के पास जमा करवा रहे होते हैं और रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि इस कंपनी को रजिस्टर्ड कर दिया जाए और इसको एक इनकॉर्पोरेटेड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का स्टेटस दे दिया जाए। तो जो लोग एप्लीकेशन जमा करवाते हैं कंपनी को रजिस्टर करवाने की, उन्हें सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कहते हैं। और सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ने बेसिकली मेमोरेंडम पर साइन किए होते हैं अपने। तो ये एक जो कह लें कि इनका लीगल इन्वॉल्वमेंट भी होती है कंपनी की रजिस्ट्रेशन के अंदर। हर सब्सक्राइबर जो होता है जिसने वो एप्लीकेशन जमा करवाई और मेमोरेंडम में वो शेयर्स वो लेगा, तो ईच सब्सक्राइबर इज रिक्वायर्ड टू राइट अपोजिट टू हिज नेम द नंबर ऑफ शेयर ही हैज एग्रीड टू टेक इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये कोई ऐसा मुश्किल वो नहीं है, जैसे आप कहते हैं जी मिस्टर ए हैं, बी हैं, सी हैं, तो अपने नाम लिख देंगे और उसके आगे नंबर ऑफ शेयर लिख देंगे। तो ये सिंपली इस तरीके की एक डिटेल भी शामिल कर दी जाएगी। लास्ट क्लास हम देखते हैं जिसे हम अंडरटेकिंग या सब्सक्रिप्शन क्लास कहते हैं। तो कंपनी एक्ट ये कहता है कि कंपनी एक अंडरटेकिंग क्या होता है कि आप एक कह लें कि किस्म का प्रॉमिस ऐड करते हैं कि एक हल्फनामा देते हैं कि एज में बी स्पेसिफाइड बाय एससीसीपी, जो एससीसीपी कहेगा वो अपने मेमोरेंडम में शामिल करेंगे। अच्छा, जितनी भी ये क्लासेस ऊपर हमने पढ़ी हैं, 5 क्लासेस जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, नेम क्लास, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, लाइबिलिटी क्लास एंड ऑथराइज्ड कैपिटल क्लास, तो ऑल द अबव क्लासेस आर अंडरटेकन टू बी अवॉइड बाय, यानी सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम कहते हैं कि जी हम इन क्लासेस को फॉलो करेंगे, इनमें जो बातें लिखी हुई हैं इसके मुताबिक ही कंपनी को चलाएंगे। और उनकी तरफ से इस पर जो अंडरटेकन होता है यानी वो साइन करते हैं, वो इस पर एग्री करते हैं क्योंकि वो कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स भी होते हैं। अच्छा, ये बेसिकली एक पैराग्राफ लिखा जाता है इस अंडरटेकिंग का, जिसमें वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि वी द सेवरल पर्सन हुज नेम्स एंड एड्रेसेस आर सब्सक्राइब, जिन्होंने यहाँ पर अपने नाम और एड्रेस लिखे हैं और सब्सक्राइब किया, आर डिजायरस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी, कि वो मिलकर एक कंपनी बनाना चाहते हैं, इन परसुएंस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि ये जो डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, इसके रूल्स के मुताबिक, एंड वी रिस्पेक्टिवली एग्री टू टेक द नंबर ऑफ शेयर इन द कैपिटल ऑफ कंपनी सेट अपोजिट आर रिस्पेक्टिव नेम, और हम उतने उतने शेयर लेने का वादा करते हैं, एग्री करते हैं कि कंपनी में लेंगे जितने हमारे नाम के आगे लिखे हुए। जैसे हमने अभी कहा था कि आप नाम लिख देते हैं जी अफजल, बाबर, चांद, और उसके आगे नंबर ऑफ शेयर्स लिख देते हैं 10,000, 5,000, 3,000, तो वो हर पर्सन उतने उतने शेयर्स लेने के लिए एग्री कर रहा है जितने उसने अपने नाम के आगे लिखे। तो ये क्लास लिखने के बाद इसके नीचे सब लोग अपने जो नाम लिखते हैं, उनके आगे नंबर ऑफ शेयर्स लिखते हैं और उसके आगे साइन कर देते हैं। तो ये बेसिकली एक एंगल होता है। एक हम सेक्शन करेंगे 31 और उसके अंदर हम बकायदा फॉर्मेट, आपको रियल लाइफ का जो फॉर्मेट है जो एससीसीपी ने शेयर किया हुआ है कि इस तरीके का आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज बना सकते हैं लिमिटेड बाय शेयर, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसको भी लाजमी देखें इन क्लासेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ, हैव अ गुड टाइम।